नमस्कार दोस्तों, आज रामनवमी है और हम शुरुआत करते हैं। आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन, बधाई। और आपको पता है, जी न्यूज देश का सबसे पुराना चैनल है। जी न्यूज देश का सबसे भरोसेमंद चैनल है और इसी चैनल जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। आज रामनवमी है और इस शुभ दिन में कांग्रेस राममय तब नजर आई जब कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बिना राहुल गांधी का नाम लिए उनकी तुलना राम से कर डाली। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, जरा सोचिए, प्रभु राम अगर घर नहीं छोड़ते तो क्या राक्षसों का अंत हो पाता। पवन खेड़ा के ट्वीट पर बीजेपी हमलावर नजर आई। बीजेपी सांसद ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी जी ने भी घर छोड़कर कांग्रेस के पैदा किए गए राक्षसों को मारने का काम किया है, लेकिन इससे इतर देश की सियासत में तब भूचाल आ गया जब राहुल गांधी की अयोग्यता पर जर्मनी का बयान आया और कांग्रेस के नेता देश के अंदरूनी मामले में विदेशी दखल पर फूले नहीं समाये। दरअसल राहुल मामले में जर्मनी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सीमा लांघते हुए हिंदुस्तान को नसीहत देने लगा। जर्मनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि हमें उम्मीद है कि राहुल गांधी के मामले में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों से जुड़े मानक लागू होंगे। जर्मनी के बयान पर कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर खुशी जताई और इसके लिए जर्मनी की विदेश मंत्री का शुक्रिया अदा किया। दिग्विजय सिंह इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने राहुल पर लोकसभा सचिवालय के एक्शन को लोकतंत्र से खिलवाड़ करार दिया। वहीं बीजेपी को कांग्रेस का रुख नागवार गुजरा है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू का पलटवार करते हुए इसे देश के अंदरूनी मामलों में विदेशी हस्तक्षेप बताया है। उन्होंने विदेशी शक्तियों को न्योते के लिए राहुल को धन्यवाद देते हुए तंज कसा और कहा कि भारत अब विदेशी प्रभाव बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर ऐसे ही संगीन आरोप लगाए और कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत विदेशी हस्तक्षेप को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदुस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल एजेंडा जर्मनी की अमर्यादित बयानबाजी तक ही नहीं रुका। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स भी इस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते नजर आए, जिसमें लिखा गया कि विरोधियों को साइडलाइन करने की मोदी की ताकत बढ़ती जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की हिमाकत यही नहीं थमी, उसने आरोप लगाया कि मोदी भारत को वन पार्टी स्टेट बनाने की कोशिश में है। भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ विदेशी प्रोपेगेंडे पर और कांग्रेस के राम प्रेम के बीच बड़ा सवाल यह है कि राहुल पर एक्शन जर्मनी को क्यों है टेंशन? क्या विदेश से एजेंडा मोदी विरोध का फंडा है? सवाल यह भी है कि राहुल का राम अवतार कांग्रेस के लिए होगा कितना मददगार और मोदी विरोधी राममय क्यों? उन्हें वोट खिसकने का है भय। सवाल यह भी उठ रहा है कि मोदी विरोध में बना गुट क्या 2024 में रहेगा एकजुट? ऐसे ही तमाम सुलगते सवालों पर हम ठोकेंगे ताल, लेकिन उससे पहले अभी तक का अपडेट दिखा देते हैं। United States, European countries seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem. भाजपा को डगर डगर पर भारत विरोधी विदेशी ताकतों और उनके इकोसिस्टम से लड़ना है, क्योंकि यही वो चुनौतियां हैं जिन्होंने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया। भारतीय नागरिक जो है, जिनको देश से प्रेम है, वो कभी भी माफ नहीं करेंगे कि कोई व्यक्ति बाहर जाता है और विदेश में ये उम्मीद रखेगा कि विदेशी हस्तक्षेप भारतीय लोकतंत्र में हो या कानूनी प्रक्रिया में। ये जो पूरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा सवाल है और जनता इस बात को समझ रही है। जीन्स जोर मारते हैं। कांग्रेस की स्थापना विदेशी ने की है और सोनिया जी के समय से लेकर अब तक ये देश विदेशी मूलों के खिलाफ लड़ता रहा है। उनके कर्मों ने ये बता दिया कि वो कम पढ़े हैं, अशिक्षित हैं और जब भी इस तरह से देश में विपक्ष के साथ ऐसा कर रहे हैं। जो उन्होंने विदेशों से मदद मांगते हैं, मुझे लगता है कि ये देश विरोधी भावनाएं जो इनकी है, देश के प्रति आस्था नहीं है, एक गांधी परिवार के प्रति आस्था है, वो दिखाई देती है। भगवान राम परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की संस्कारों के लिए लड़े?
अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी बीजेपी वर्सेस ऑल। इसमें खाली मुसलमानों के साथ शुरुआत जरूर हो गई, मगर आपको ये सोचना चाहिए राहुल गांधी तो मुसलमान नहीं है। एकजुट हो जाएंगे, थोड़ा मजबूती के साथ 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे लोग मस्ती। আমরা তো দুর্বল নই যে কথায় কথায় কোনো এক বাবু বলে বেড়াচ্ছেন ও তুই আমার বিরুদ্ধে কথা বলছিস, কাল সিবিআই কে তোর বাড়িতে পাঠাচ্ছি। मोदी जी ने भी घर छोड़ा है इन्हीं राक्षसों का वध करने के लिए, कर दिया है। और इस कांग्रेस का अंत करने के लिए भगवान ने किसको भेजा? स्वयं मोदी जी को भेजा है। तो राहुल के इस पूरे संघर्ष को रामनवमी के दिन भगवान राम के संघर्ष से जोड़ा जा रहा है। 14 साल वन में रहने के बाद अपने पिता के दिए वचन को निभाने के लिए वो 14 साल वन में रहे और वहां से मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर लौटे। लेकिन त्रेता युग की ये बात अब कलयुग में क्या लागू होगी, ये भी बड़ा सवाल है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णम जी जुड़ेंगे, जो कि कल की पीठाधीश्वर हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। मेरे साथ के शर्मा जी जुड़े हुए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर संगीत रागी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, संघ के विचारक हैं। प्रोफेसर नवल किशोर जी हैं, स्पोक्स पर्सन है राष्ट्रीय जनता दल के। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी हैं, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले के जी आपसे शुरुआत, और जर्मनी के इस बयान पर आप क्या कहेंगे? उनका एग्जैक्ट बयान मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जर्मनी विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है। हमारी जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी के पास इस फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार है। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि फैसला टिकेगा या नहीं, या उनकी संसद सदस्यता रद्द होने का आधार था अथवा नहीं। हमें इस बात की अपेक्षा है कि राहुल गांधी के मामले में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों से जुड़े मानक लागू होंगे। क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं दीपक जी पूरे देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामना देता हूं। बहुत ही सुखद दिन और बहुत ही अच्छा संदेश देने वाला यह पर्व, मैं सारे देशवासियों को इसका शुभकामना देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भारत है ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और थोड़ा इको हो रहा है, कहिएगा सिस्टम से ठीक। मैं बोल देता हूँ, प्लीज सिस्टम ठीक करिए इसको। और विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का नेतृत्व आज जो है विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और भारत में एक सशक्त लोकतंत्र है। यह जो आज बयान आया है, मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, हमारे यहां से भी इसको कहा गया है कि विदेशी जो है किसी भी तरह का हस्तक्षेप न भारत की 130 करोड़ जनता यहां बर्दाश्त करेगी। लेकिन आज एक बात तो स्पष्ट हो गया है दीपक जी, जो बात हम बार बार कह रहे थे कि ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जो है ये विदेशी षड्यंत्रकारियों से मिली हुई है और उस षड्यंत्र का ये हिस्सा है। आज ये बात स्पष्ट हुआ है। ये झूठ बोल रहे थे कि नहीं, हमने ऐसा नहीं बोला, हमने ऐसा नहीं कहा। बार बार क्लिपिंग भी सारे चैनलों ने दिखाई और आज वो प्रतिक्रिया आपको देखने को मिली है। तो मैं आज कहूंगा 130 करोड़ भारतीयों से कि ये जनचंदो और ये जो मीर जाफर हैं, इनकी करतूतों को पहचानिए, इनकी करतूतों को समझिए कि आज एक सशक्त स्वतंत्र भारत के अंदर किस ढंग से विदेशी हस्तक्षेप कराने की कोशिश कर रहे हैं, किस ढंग से जो है मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए ये विदेशी षड्यंत्र के साथ जुड़े हैं। ठीक है, सीधे प्रोफेसर साहब से जवाब ले लेते हैं। प्रोफेसर साहब, क्या विपक्षी पार्टी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है? मैं आऊंगा के भाई, फिर आऊंगा आपके पास, बहुत वक्त है हमारे पास। प्रोफेसर साहब बताइए। नवल किशोर जी, देखिए, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समझना जरूरी है। अगर विश्व में कहीं मोदी जी की तारीफ होती है तो उसको स्वीकार करने में इन्हें एकदम 1 सेकंड भी नहीं लगता है, और पूरा दिन रात उसको मामला बनाकर और अपने आप को बड़ा सिद्ध करने में, विश्व गुरु सिद्ध करने में लग जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर कोई बात कही जाती है जो कि यहाँ के प्रजातांत्रिक मूल्यों के ऊपर है, तो कहते हैं कि ये देश का आंतरिक मामला है। लोकतंत्र विश्व का मामला है, किसी व्यक्ति और किसी देश का मामला थोड़े है। जो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ी गई थी वो लोकतंत्र के लिए लड़ी गई थी, बचाने के लिए लड़ी गई थी। ये कौन नहीं जानता है, इतिहास के पन्नों पे रिकॉर्डेड है। और जब लोकतंत्र की अगर कोई बात कह रहा है, कहीं से भी बात कर रहा है, तो उसके तथ्यों पर ध्यान देके और साबित करने का कोशिश करना चाहिए कि आप सही हैं या गलत।
कोई बात अगर कह रहा है कि यहाँ पे किसी, ये तो यहाँ का एक एक व्यक्ति जानता है, एक एक दल जानता है कि भाजपा जो है अलोकतांत्रिक तरीके से पूरे देश में शासन करने का एक माहौल तैयार कर रही है। और पिछले 8 साल से विकास, सबका साथ सबका विकास को छोड़ के सबके पीछे लग गई है, यह बताने के लिए पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में कि हमारे यहाँ हमारे अलावा कोई भी दल, कोई भी नेता जो है वो सबसे भ्रष्ट है। ये कहाँ का मैं सीधे जवाब ले लेते हैं। नवल किशोर जी पॉइंटेड बात बोली, के शर्मा जी जवाब दीजिए। क्या आप तमाम विपक्षी पार्टियों को भ्रष्ट साबित करना चाहते हैं? ये इनका आरोप है और आप गैर लोकतांत्रिक तरीके से आगे शासन करना चाहते हैं। देखिए, तमाम विपक्ष का तो विषय ही नहीं है। जो चोर हैं, वो जो भ्रष्टाचारी हैं, वो तो देश के कानून के दायरे में आएंगे ही। अब इनके नेता ने चारा घोटाला किया तो जेल में है, जेल गए और फिर जेल से ही कई बार बाहर भी है। तो इस देश के न्यायालय प्रक्रिया पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता दीपक जी। यदि आप भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार आपने किया तो सजा होगी। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि एक प्रोफेसर, पढ़ा लिखा आदमी इतने जो है इस स्तर की बात कर रहे हैं। क्या आप भारत के न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते? आप भारत के न्यायालय पर विश्वास नहीं करते? जर्मनी का बयान क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत और भारतीय जनता पार्टी में अंतर है। विदेशी हस्तक्षेप के शर्म तो आपको आती नहीं है, विदेशी शर्म तरीके से ज्ञान का प्रवाह करते हैं। आपको शर्म तो आती नहीं है। सुन लीजिए ना, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। प्रोफेसर साहब आप जानते हैं मैं सबको पूरा मौका देता हूं। शर्मा जी कंक्लूड करिए। इसका दीपक जी, इसका सीधा आशय है कि आरजेडी जो है वो विदेशी हस्तक्षेप के पक्ष में है। ये स्पष्ट है इनके बयानों से ना। ये क्या कह रहे हैं कि विदेश यदि यहां पर हस्तक्षेप करे तो हमें मंजूर है। आज भारत के न्याय व्यवस्था पर आपको भरोसा नहीं, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आपको भरोसा नहीं, भारत के जो है विभिन्न जो संवैधानिक संस्था है उस पर आपका भरोसा नहीं। अरे आप अंदर लड़िए ना हमारे साथ विपक्ष के रूप में। विदेशी मीर जाफर की भूमिका क्यों निभा रहे हैं? क्यों जजसंदों की उसमें जा रहे हैं? क्यों विदेशी षड्यंत्रकारियों के? मैं सीधे चलता हूं, यहां से सीधे अनुराग भदौरिया जी के पास चलता हूं। एक एक कमेंट सबका फिर मैं बात करूंगा। अनुराग जी, विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप चाहते हैं भारतीय लोकतंत्र में, यह आरोप लगा रही है शर्मा जी की भारतीय जनता पार्टी। आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी की कि भारतीय जनता पार्टी तुरंत अपने आप को देश समझ लेती है, जैसे कहीं फंसती है। यही लोग तो हल्ला मचाते थे जब विदेश में कहीं पे इनकी रेटिंग ऊपर उठ जाती थी तो सारा दिन चिल्लाते थे कि देखिए विदेश की रेटिंग में हमारा भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन कितनी हो गई। तो आपने ही तो ये बढ़ावा दिया है ना। तब आपने क्यों नहीं उस समय टोका कि वे विदेशी लोग जो हमें रेटिंग देंगे हम नहीं मानेंगे? क्योंकि ये कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, हमारा हस्तक्षेप कर रहे हैं। हमारी रेटिंग देने वाले ये कौन होते हैं? हमारी रेटिंग देगी तो हमारी देश की जनता देगी। जनता तय करेगी कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। भाई जनता तय कर ही रही है ना 9 साल से। सुन तो लीजिए। और लोकतंत्र जनता तो तय कर ही रही है ना भाई, क्या नहीं तय कर रही है जनता? अब बीजेपी के प्रवक्ता बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोकतंत्र की बात है। तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। जनता नहीं तय कर रही है क्या भारत का लोकतंत्र? क्या ऐसा कहीं हुआ है कि तय नहीं कर पा रही है जनता? जबरदस्ती हो रही है जनता के साथ? क्या ऐसा कहीं हुआ है? इसका जवाब दीजिए। जनता तय करेगी 2024 में अपने वोट के माध्यम से। 2022 में भी कर दिया, 2019 में भी कर दिया, 2017 में भी कर दिया। ठीक है, तो जनता ही तय कर रही है ना, तो जनता आगे भी तय करेगी। तो जनता तय कर देगी कि भाई यहाँ पे जब जनता तय ही कर रही है तो लोकतंत्र पर हमला किस बात का? हमला इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने वोट दिया, लेकिन वो जनता के साथ क्या कर रहे हैं? पलट के जनता को क्या दे रहे हैं? दुख और तकलीफ। जनता ने तो आपको वोट दिया था कि आप किसान की इनकम दुगनी करोगे, तो आपने किया क्या? तो नहीं किया ना। क्यों चुन लिया? अरे उत्तर प्रदेश में इनको बताइए ना। अरे बोल तो इतनी दुख और तकलीफ है। अरे बोल लूं फिर उसके बाद आप टोक दीजिएगा। हम दिक्कत यह है कि विपक्ष बोलता है तो आप भी चिल्लाएंगे तो विपक्ष की आवाज कहां जाएगी? ना संसद में जाने देंगे, ना संसद के बाहर जा पाएगी, ना टीवी में जा पाएगी। तो कहां जाएगी बताइए दीपक जी? अब टीवी में बोलेंगे तो भी अगर हम आवाज को नहीं जाने दिया जाएगा तो हमारी बात कहने नहीं दीजिए, उसके बाद आप सवाल पूछ लीजिएगा। हम ये कह रहे हैं कि जनता ने आपको वोट दिया, तब जनता को आपने क्या सपना दिए थे कि हम आएंगे किसान की इनकम दुगनी कर देंगे, जो आपका गैस सिलेंडर है एकदम सस्ता हो जाएगा। तब थोड़ी बोला 1200 रुपए का हो जाएगा। तब आपने थोड़ी बोला था कि हम यहाँ 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रत्येक वर्ष। ये नहीं बोला था जो रोजगार हो भी बेरोजगार हो जाएंगे।
यही तो बना लास्ट में, जो रोजगार थे वो भी बेरोजगार हो गए, रोजगार तो गया ही गया। डीजल पेट्रोल सस्ती करने की बात की थी, 100 पार कर गया। किसान की इनकम दोगुनी की बात थी, वो धरने पे बैठ गया। दोगुनी तो छोड़ो, वो बेचारा मारा मारा घूम रहा है। तो ये हालत आप जब देश के अंदर करेंगे और ये करेंगे कि आप विपक्ष के नेताओं का सम्मान नहीं करेंगे, मैंने पहले बोला था फिर बोलता हूं, विपक्ष का भी इस लोकतंत्र में उतना ही अधिकार होता है जितना सत्ता पक्ष का होता है। और सत्ता पक्ष की लोकतंत्र में जिम्मेदारी होती है कि विपक्ष की बात सुने, क्योंकि विपक्ष आपके साथ ताल में ताल मिलाएगा, क्योंकि आप उसका सम्मान करोगे। मुझे अब एक बात का जवाब दे दीजिए, दिल से दीजिएगा। आपने कहा मुझे बोलने दे, मैंने आपको बोलने दिया, ठीक पूरा बोलने दिया है ना। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल। अब मुझे आप ये बताइए कि इतना बुरा कर दिया इन्होंने, रोजगार नहीं दिए, गैस महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, बेरोजगारी है, रोजगार छीन लिए, लोगों को नौकरी से निकाल दिया, सब कुछ हो गया। बिल्कुल। फिर भी 2017, 2019, 2022 में ये जीते कैसे? अब जवाब दे रहा हूं। हाँ। और सुनिएगा, और जब मैं जवाब अच्छा दूं तो जरूर हमें बधाई जरूर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, मैं तो पहले से ही बधाई दे देता हूं। बधाई देने में मैं कंजूसी करता ही नहीं। सुन लीजिए, मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बदली गई, क्या लोकतंत्र? अरे उत्तर प्रदेश की बात करिए ना, जहां पूरी बात होने दीजिए, मैं उत्तर प्रदेश में भी आऊंगा, पहले बात तो पूरी कर लूं। मध्य प्रदेश में किस तरह से सरकार गिराई गई, किस तरह से विधायकों को 5 स्टार होटल में रखा गया, किस तरह से तोड़फोड़ हुई, क्या ये लोकतांत्रिक तरीका है? क्या लोकतांत्रिक तरीका है जो महाराष्ट्र में हुआ? किस तरह से 40-50 विधायक इधर से उधर हो गए, और जो भ्रष्ट, जिनको भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट कहती थी, वो सिंधे गुट के साथ मिलकर सत्ता चला रहे हैं, अब वो पाक साफ हो गए। क्या ये लोकतांत्रिक तरीका है? गोवा में जो हुआ था क्या लोकतांत्रिक तरीका है? मैं आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश की, उसकी बात कर रहा हूं डॉक्टर साहब। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसको आप अगर मैं चालना खेलना चाहता हूं आपके साथ क्रिकेट, आप खेल रहे कबड्डी, मैं क्या करूं? मैं कबड्डी, अरे भैया मैं कबड्डी भी खेलूंगा, क्रिकेट भी खेलूंगा, फुटबॉल भी खेलूंगा, टेनिस भी खेलूंगा, गुल्ली डंडा भी खेलूंगा और पिट्ठू भी खेलूंगा, क्योंकि मुझे खेलना आता है। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि राजनीतिक खेल खेलती है, ये वो खेल हम नहीं खेल सकते। राजनीतिक पार्टियां क्या करेंगी? और राजनीतिक खेल नहीं खेलेंगी राजनीतिक पार्टियां तो क्या करेंगी? नहीं वो राजनीतिक, अच्छा बताइए, तो सरकार गिरा देंगे, चुनी सरकार गिरा देंगे, जनता ने जो चुनी थी सरकार मध्य प्रदेश में गिरा देंगे। सर आप फिर वही कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में क्या हुआ ये बता दीजिए ना। 3 बार आप 1 2 3 बार क्यों हार गए उत्तर प्रदेश में, बता दीजिए। अब बता रहा हूं मैं, उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी को 38% वोट मिला है, जो इसके पहले कभी नहीं मिला था। मैं आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए। मतलब लोकतंत्र मजबूत है देश का, मतलब लोकतंत्र मजबूत है देश का। 38% वोट मिला है। अब मुझे जवाब दीजिए। इतने सारे वोट आपको मिले, इसका मतलब भारत के लोकतंत्र पर तो कोई संशय नहीं है आपको। इसका मतलब सुन लीजिए, इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी को समझ में आना चाहिए कि विपक्ष का सम्मान करना सीखे, विपक्ष के साथ उस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए जो व्यवहार सत्ता पक्ष। चलिए मेरे कहने से हो जाएगा, तो मैं कहता हूं योगी जी विपक्ष का सम्मान कीजिए, योगी जी समाजवादी पार्टी के लिए रैली कीजिए और उनको मजबूत बनाइए, भाई चलेगा? बात यहाँ सिर्फ उत्तर प्रदेश की क्यों हो, क्या देश के लिए बोलता हूं, मोदी जी को बोलता हूं, हर अपोजिशन पार्टी के लिए रैली करें। नहीं आप महाराष्ट्र में बात क्यों नहीं करना चाहते? पूरी सरकार महाराष्ट्र में कर लेता हूं ना, क्या मैं महाराष्ट्र में कर लेता हूं? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, इसका मतलब लोकतंत्र मजबूत है। के शर्मा जी 1 मिनट रुकेगा, मैं संगीत रागी जी को जोड़ लूं, फिर प्रमोद जी, आचार्य जी भी आ गए हैं, आचार्य जी से गुफ्तगू होगी। प्रोफेसर साहब क्या कहेंगे अनुराग भदौरिया जी? क्या जवाब देना चाह रहा हूं मैं बहुत छोटा, ठीक है जी बोल दीजिए। हाँ छोटा ही दीजिएगा, बड़ा तो दे नहीं सकते। मुझे आश्चर्य हुआ कि आरजेडी और सपा दोनों के प्रवक्ता अभी एक बार भी नहीं कह पाए कि हम विदेशी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे मैं तो आपकी बात कर रहा हूं, विदेश में आपकी तारीफ होती है, भारत के लोकतंत्र के प्रति मेरी तारीफ हो रही, मेरी तारीफ हो रही है। क्यों नहीं? तो आप ही की बात कर रहे हैं। अरे तारीफ क्या? आप देखो मेरी रेटिंग कैसे बढ़ गई, मेरी रेटिंग कितनी बढ़ गई, कितनी रेटिंग बढ़ गई, आप ही तो कहते हो भाई। क्यों नहीं? आप ही कहते हो, आप ही कहते हो कि विदेश में मेरी रेटिंग आई है, विदेश में रेटिंग आई है, देखिए कितनी बढ़िया रेटिंग आ गई। मेरी बात पूरी होने दीजिए। कर रहा हूं। अच्छा अब डॉक्टर साहब सुन लीजिए ना, उन्होंने 10 सेकंड मांगे थे, एक आखिरी लाइन के भाई कंप्लीट करिए, मैं प्रोफेसर साहब के पास जाऊंगा। तो बात ही नहीं खत्म कर पाते। संगीत रागी जी इनको इन्हें बंद कीजिए ना, इनको थोड़ा सा। मैं केवल इतना कह रहा हूं, भारत का विश्व में गौरव बढ़ रहा है, मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है, तो हम क्यों ना स्वीकार करें? भारत के प्रधानमंत्री का मान सम्मान, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, तो उसका तो गौरव है। हमारे 130 करोड़ भारतीयों का गौरव बढ़ रहा है। लेकिन यदि कोई हस्तक्षेप की बात करेगा तो उसकी तुलना हो सकती है क्या? एक तुलना हो सकती है? अरे भाई हम तो आपको शर्म आनी चाहिए। वाह वाह, ये शर्म की बात। आप पे विश्वास किया। अरे अनुराग जी अपने साथी को तो बोलने दीजिए, कैसे लड़ेंगे अगर आप नवल किशोर जी की बात काटेंगे तो 2024 में 7 चुनाव? सुन लीजिए ना प्रोफेसर साहब की बात।
बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई हमारे देश के प्रोफेसर साहब बोलिए, फिर मैं संगीत रागी जी के पास जाऊंगा। प्रोफेसर देश के खिलाफ बोलने की ताकत देखिए, शर्मा जी को कम से कम थोड़ा शर्म आना चाहिए कि भारत में इतनी बड़ी सफलता मिलती है, उसके बावजूद आपको शर्म आना चाहिए कि आंतरिक हस्तक्षेप का समर्थन कर रहे हो। शर्म किसको आंतरिक हस्तक्षेप का समर्थन कर रहे हो, विदेशी हस्तक्षेप का। क्यों घबराते हैं? होना चाहिए आपको। जिस देश में लोगों को रोक के मार दिया जा रहा हो, जिस देश के अंदर में बेटियों के साथ अन्याय हो रहा हो, तो शर्म मुझे किसको पता आनी चाहिए? है, बता ये दीजिए। दोनों जो दल है, ये दोनों दल है, के लिए धरने पे बैठा रहे, 100 से ज्यादा किसानों की मौतें हो जाए, किसको शर्म आनी चाहिए? जरा बता दीजिए। किसान अपने अधिकार के लिए यहाँ पे धरना करना पड़ता है। कभी आपने सुना कि किसान धरना कर रहा है? किसान को अन्नदाता है, अन्नदाता को आगे बैठना पड़ता है। तो शर्म हमें आनी चाहिए। पूरे पैन को दिखाइए प्लीज, पूरे देश में किसान धरने पे बैठ जाए, पूरे पैन को शर्म किसको आनी चाहिए? आचार्य जी आप इतने गंभीर ना रहिए, मुस्कुराते रहिए, खून बढ़ता है उससे। मैं सीधे प्रोफेसर संगीत रागी के पास आता हूँ। प्रोफेसर संगीत रागी जी, बात तो उन्होंने वाजिब कही कि अगर किसी की रेटिंग बढ़ जाए तो आप बोलते हैं कि देखिए विदेशी संस्था ने हमारी रेटिंग यहां कर दी, और अगर वो आलोचना करे तो फिर स्वीकार क्यों नहीं कर पाते आरएसएस और बीजेपी के लोग? देखिए दीपक जी, जितना विदेशी अखबारों में भारत के खिलाफ छपेंगे, जितना अमेरिका से भारत के लोकतंत्र के खिलाफ आवाज आएगी या जर्मनी से आएगी, वैसे तो जर्मनी एक ऐसा देश है जो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में 3 जर्मनी समा जाएं, उससे ज़्यादा उसकी जनसंख्या, जितना एक उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है 16 करोड़ की आबादी है और जर्मनी 6 करोड़ की आबादी है। तो जर्मनी से तो हम लोकतंत्र की शिक्षा नहीं ही ले सकते हैं। वहाँ पर 23% जिसकी जो वोट मिलता है वो वहाँ का चांसलर बन करके खड़ा हो जाता है। उस बात पर नहीं आते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, और इसे बहुत गंभीरता से, मुझे लगता है कि आज कांग्रेस अंदर से, कांग्रेस का नेतृत्व रो रहा होगा। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि जितना विदेशी पत्रों में छपेगा, जितना विदेशी लोग बोलेंगे, उतना ही नरेंद्र मोदी मजबूत होंगे और उतना ही विपक्ष का पतन होगा, क्योंकि तब यह विदेशी वर्सेस भारत का राष्ट्रवाद के रूप में इसे प्रयोग करेगा। और जर्मनी के द्वारा बोला जाना, न्यूयॉर्क में टाइम्स में छपना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पे फायदेमंद होगा, क्योंकि अब ये बहुत साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की यात्रा इसीलिए प्रायोजित की गई थी ताकि चूंकि भारत के अंदर पिटे हुए राहुल गांधी, राजनीतिक तौर पर पिट गए राहुल गांधी, विदेशों से मदद मांगने गए थे, जैसे कि इनकी दादी भी उस समय गई थी। और उस समय के एक बड़े स्वराजपाल एक हुआ करते थे जो लंदन में उनका खर्च उठा करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। एक बात। दूसरी बात, देखिए फुटबॉल के मैच में लंगी दोनों तरफ से लगता है। यह सही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ही फाउल खेलती है। फाउल तो आप भी खेलते हैं, और जब दोनों ओर से फाउल खेलता है तो किसी को यह अधिकार नहीं बच जाता है कि आपने ऐसा क्यों कर दिया। ठीक है। जब महाराष्ट्र के चुनाव में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, साथ में अपनी बात खत्म करने दीजिए विजय, बेशक हमको दोबारा मौका मत दीजिएगा। जब महाराष्ट्र के चुनाव में लोकतंत्र का अपहरण किया गया कांग्रेस के द्वारा और एनसीपी के द्वारा, तब तो लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था। 101 सीटें लेकर के कर्नाटक में चुनाव में आई थी और कांग्रेस पार्टी के पास 80 सीटें थी। जेडीयू के 32 सीटों के साथ, जेडीएस के 32 सीटों के साथ जब आपने वहां का लोकतंत्र हरण किया तब तो बड़ा अच्छा आ रहा था। लेकिन जब वहीं पर मैंडेट पलट गया, लोग दूसरी तरफ आकर के भारतीय जनता पार्टी बना लिए, तो आप बोलते हैं फॉल खेलते हैं। देखिए, ये न भारतीय जनता पार्टी पर लागू होता है और न कांग्रेस और अन्य विपक्षियों पर लागू होता है। देखिए, जहां तक ये लोग साथ जो आए हैं, इसे कह सकते हैं कि ये चोरों की बारात है। और चोरों की बारात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए, जेडीयू ने ही तो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ इतना अभियान चलाया था।
ममता बनर्जी के खिलाफ नारदा शारदा का कंप्लेन किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने किया था ना। ये सारे विपक्षी तीन तरीके से, तीन कारणों से आ रहे हैं। कुछ परिवार पार्टियां हैं, वो अपने एग्जिस्टेंशियल लड़ाई लड़ रही हैं। दूसरी जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जैसे लालू प्रसाद की पार्टी जो है वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उस पार्टी का अन्य पार्टियां ये जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। आप कह सकते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली हुई है, आपके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? आप चले जाइए ना, छत्तीसगढ़ में आपके चीफ मिनिस्टर हैं, आप फाइल कर दीजिए केस। राजस्थान में आपके चीफ मिनिस्टर है, फाइल कर देते केस। हिमाचल में है, आप फाइल कर दीजिए केस। लेकिन यदि आप भ्रष्ट किए, जब कहते हैं कि हम लोकतंत्र के लिए 10 सेकंड ज्यादा नहीं, जब हम लोग कहते हैं कि हम लोकतंत्र की लड़ाई करते हैं तो यह बहुत बड़ा नौटंकी है। सबसे बड़ी बात है, मुलायम सिंह यादव कौन बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे? हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक उनके बेटे बैठे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव कौन बड़े किसान थे या कौन बड़ा ऐसा उनकी इंडस्ट्री थी? आज सारे उनके बेटे बेटियों के पास मकान और संगीत जी बहुत लंबा बोल दिया आपने। सीधे प्रमोद कश्यप जी के पास खिलाफ बड़ा मुश्किल होता है। प्रमोद कश्यप जी, मेरा सीधा सवाल, जर्मनी का बयान आपने देखा होगा, दिग्विजय सिंह ने जर्मनी को धन्यवाद भी दे दिया। क्या आप एक नेता के तौर पर, बीजेपी ने बोल भी दिया हमारा नैरेटिव क्या है, उन्होंने कह दिया विदेशी ताकतों की दखल वर्सेस राष्ट्रवाद। अब प्रमोद कश्यप जी, इस लड़ाई में तो कांग्रेस कमजोर नहीं पड़ जाएगी? देखिए, भारत के आंतरिक मामलों में कोई भी विदेशी एजेंसी या विदेशी कोई पार्टी या विदेश का कोई नेता अगर दखल देता तो मैं उसका समर्थन नहीं करता। हमारे अंदरूनी बातें हैं, हम एक दूसरे पर आरोप भी लगाते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, भिड़ते हैं, ये हमारे घर का मामला है। तो मैं उसको उचित नहीं मानता कि कोई भारत के अंदरूनी मामलों में दखल दे। दिग्विजय सिंह ने धन्यवाद दिया है, इस पर कुछ दिग्विजय सिंह ने धन्यवाद दिया है जर्मनी को ट्वीट करके। हाँ, दिग्विजय सिंह जी बहुत बड़े नेता हैं और बहुत ही अच्छे नेता हैं। मध्य प्रदेश के 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी एक देशभक्त व्यक्ति हैं। दिग्विजय सिंह जी बड़े मेहनती हैं, जनता के बीच में रहते हैं। उन्होंने क्या कहा है, क्यों कहा है, कब कहा है, उसका मंतव्य क्या है, उसका ये सवाल उन्हीं से पूछा जाए तो शायद बेहतर होगा। उनके विषय में मैं इतना ही कह सकता हूं कि ही सीनियर मोस्ट लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी और मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। लेकिन उनका बयान उन्होंने क्यों दिया है, किसको दिया है, क्या किया है, इस सवाल का जवाब वो स्वयं ही दे सकते हैं ना, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। या जयराम रमेश जी से पूछिएगा। ठीक है प्राचार्य जी, मैं आगे चलता हूं आपके सवालों के जवाब के शर्मा जी से। के साहब, कांग्रेस पार्टी साफ कह रही है कि हम किसी विदेशी हस्तक्षेप, विदेशी दखल को नामंजूर करते हैं। प्रमोद जी, यही कहा ना आपने, यही सीधी लाइन हुई? हाँ, देश के अंदर हम लोकतंत्र में रह रहे हैं और देश के लोकतंत्र को खतरा पहुंचाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है, मैं ऐसा नहीं मानता। अगर देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया होता तो मैं टेलीविजन पे सरकार की आलोचना क्यों कर रहा होता? अगर देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया होता तो हम रोज धरना प्रदर्शन कैसे कर रहे होते? लेकिन देश के अंदर लोकतंत्र को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, एक साजिश की जा रही है, इसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। लेकिन अगर हम ये कहते हैं दीपक जी, हाँ दीपक जी, अगर हम ये कहते हैं, थोड़ा सा मुझे भी समय दीजिएगा, संगीत रागी जी ने एक बहुत गंभीर प्रश्न उठाया था, उस पर जरूर मैं कुछ कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि राहुल जी की दादी विदेश जाती थी, एक स्पॉन्सर्ड किया जाता था। ये घटिया बातें हैं। अगर हम आज मोदी जी विदेश जाते हैं तो कहें जी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो उनका स्पॉन्सरशिप करता है। अरे भारत का नेता, भारत का प्रधानमंत्री या भारत का पूर्व प्रधानमंत्री अगर विदेश में जाता है तो किसकी इतनी हैसियत है कि उसे स्पॉन्सर करेगा? वो भी इंदिरा गांधी, जिसने भारत के इतिहास के साथ भूगोल बदल दिया था पाकिस्तान का। तो इस तरह बातें नहीं करनी चाहिए। जो देश का प्रधानमंत्री है उसका सम्मान होना चाहिए। मुझे अभी अपनी क्लैरिफाई कर लेने दीजिए दीपक जी। हाँ संगीत जी बोलिए, फिर मैं के जी के पास क्लैरिफाई 10 सेकेंड। देखिए मैं बस इतना जिक्र कर रहा था कि जब श्रीमती गांधी चुनाव हार गई थी तब वो विदेश गई थी अपने को रीलॉन्चिंग करने के लिए, और लंदन में ऐसे ही प्रेस ब्रीफिंग किया गया था। होटल उसी जाकर के उसी कमरे में रही थी जब वो प्रधानमंत्री के तौर पर जाती थी, और उसी स्वीट में रही थी,
और उसका खर्चा उस समय के एक बड़े उद्योगपति थे वो उठाया करते थे। राहुल गांधी को लगा जैसे दादी रिलॉन्च करके वहां से आई, वो भी यहां दोबारा रिलॉन्च करके शायद आ जाएंगे। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये जमाना बदल गया है, देश की तासीर बदल गई है, देश अब कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं सुनेगा और ये राहुल गांधी पर भारी पड़ने वाला है। मैं तो कहता हूं कांग्रेस संगीत जी हो गए आपके 10 नहीं 30 सेकंड से ज्यादा हो गए। प्रमोद कृष्ण जी जवाब। लायबिलिटी है। दीपक जी मुझे सिर्फ 15 सेकंड और दे दें। हाँ, मैं 15 से 14 में अपनी बात खत्म कर लूंगा। संगीत रागी जी ने एक बात और उठाई थी कि भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं मोदी जी। बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री को देश का गौरव बढ़ाना चाहिए, लेकिन भारत का गौरव सिर्फ आज ही बढ़ रहा है। पंडित नेहरू ने भारत का गौरव बढ़ाया, इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी उन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी भारत का गौरव बढ़ाया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी भारत का गौरव बढ़ाया। हमारे देश का गौरव कोई आज बढ़ रहा है, इसका मतलब पहले गौरवशाली प्रधानमंत्री नहीं हुए। तो इस तरह की बातों से थोड़े राजनीतिक स्वार्थ के वशीभूत होकर के यदि हम देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों की तौहीन करेंगे तो मुझे लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन ठीक नहीं होगा। हो सकता है कि पार्टी को फायदा पहुंच जाए, किसी नेता को फायदा पहुंच जाए, लेकिन देश बड़ा हो। ठीक है, बिल्कुल देश बड़ा है और देश हम सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा है, मतलब उसका कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता देश का किसी अन्य चीज के साथ। आचार्य जी आपने जो कहा 2 सेकंड और 2 सेकंड संगीत जी के शर्मा जी इंतजार कर रहे हैं, आप यू कैन होल्ड योर थॉट। 2 सेकंड, बस 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड हो गए सर। 2 सेकंड करते हैं, बस 2 सेकंड। अपने देश की बातें करने दो। प्रमोद कृष्णन जी एक बार अमेरिका गई थी तो वहां के राष्ट्रपति ने छतरी लगा के उनको रिसीव किया था। प्रमोद कृष्णन जी, अरे प्रमोद कृष्णन जी, जब सबका यदि योगदान है तो ये बाकी सड़क, नाम, स्टेडियम, कार्यक्रम सारे ये गांधी और नेहरू परिवार के नाम पर ही क्यों होते हैं? शर्मा जी सीधा के नाम पर होते हैं ना। पुरानी बात है। ये भी तो अनुराग डॉक्टर साहब आ रहा हूं, दोनों डॉक्टर साहब, रागी एक जी प्रोफेसर एक डॉक्टर। इन विषयों पर तो बहुत बहस हो चुकी है और अगर आप ये सवाल करेंगे तो मैं इनका भी जवाब दे सकता हूं। के शर्मा जी उन्होंने कहा किसी भी देश का भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप कांग्रेस को मंजूर नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया बताइए। उन्होंने साफ साफ कह दिया, जर्मनी दिग्विजय जी ने क्या ट्वीट किया उनको नहीं पता, वो अपनी बात कह रहे हैं और बात उनके बिल्कुल वाजिब है। नहीं, मुझे प्रमोद कृष्णन जी जो बोल रहे हैं, दिग्विजय सिंह की इतनी जो है ये स्तुति गान उन्होंने किया यहाँ पर बैठ के और करते रहे, वो तो ये तो पुरानी इनकी परंपरा रही है उनको स्तुति ज्ञान करने का। आने के पहले उनका ट्वीट नहीं पढ़ के आए और जब अभी ट्वीट आपने बताया तो एक बगले झांकने लगे कि मुझे नहीं पता है। अरे ये दोहरापन बंद करो कांग्रेसियों, थोड़ा सा तो सोचो कि और ये जो शर्म की आज जो बात है, इस मैं जो बात कहा था मैं फिर प्रमोद कृष्णन जी को कह रहा हूं कि आज ये साबित हुआ कि राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर जो भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप का आह्वान कर रहे थे, आज वो साबित हो गया है। आज इनके जबान से एक शब्द नहीं निकला उसके लिए कि राहुल गांधी ने गलत किया वहां जाकर, और आज उसकी प्रतिक्रिया दिख रही है। तो ये जयचंद और मीर जाफर की जो यहां पर अपनी जो नेतृत्व जो निभा रहे हैं लोग कांग्रेसी और जो विपक्ष, मैं ये कहना चाहता हूं कि 130 करोड़ भारतीयों का अपमान है ये। और आज जो है कांग्रेस पार्टी के यहां पर बैठे हुए व्यक्ति से की जबान से ये भी नहीं निकल रही है कि राहुल गांधी ने गलत किया, यहां क्यों आह्वान किया वहां पर जाकर, और आज उस आह्वान पर जो है विदेशी प्रतिक्रिया आ गई। तो ये तो साबित हुआ ना हमारा आरोप कि सही हमने कहा था। लेकिन मैं पुनः कहना चाहता हूं कि कांग्रेस हो या अन्य कोई दल हो, दोनों दल के लोग यहां बैठे हैं, किसी ने इसका विरोध नहीं किया, किसी ने नहीं कहा कि विदेशी हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि ये सब विदेशी प्रोपेगेंडा के साथ जुड़े हुए हैं, भारत के लोकतंत्र को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। मोदी जी को के नेतृत्व को जो है अनुराग भदौरिया जी कहेंगे अपना जवाब। देखिए आपने बोल दिया, अनुराग भदौरिया जी आपका जवाब। क्या आप भी कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं भारतीय लोकतंत्र को, भारत की परंपराओं को बदनाम करने के लिए, और एक ऐसे वक्त जब भारत में G20 के नेता सितंबर के अंदर भारत आ रहे हैं और भारत ने उसका टैगलाइन दिया है मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी, जो हकीकत है। सुन लीजिए मैंने क्या बोला था, मैं अगर शायद मुझे लगता है बीजेपी प्रवक्ता ने सुना नहीं। मैंने कहा देश सबसे बड़ा है, देश में ना कोई व्यक्ति बड़ा है, ना कोई दल बड़ा है, और ना कोई विदेशी हमारे देश के बारे में बात कर सकता है। सुनो ना, बीच में क्यों टोक रहे हो भाई, बोलने दो ना, काहे परेशान हो रहे हो?
अरे काहे आपकी आत्मा छटपटा रही, बोलने दो, पहले आपने शुरुआती बयान अरे बोलने दो भैया, काहे को परेशान हो, कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चुप हो जाओ, बोलिए, लेकिन अरे चुप हो जाओ ना, काहे को जबरदस्ती, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि देश सबसे बड़ा होता है, और देश के खिलाफ चाहे देश के अंदर और चाहे देश के बाहर वाला व्यक्ति, कोई देश के खिलाफ नहीं बोल सकता। ये मैंने बोला था, चाहे देश के अंदर में हो व्यक्ति, चाहे देश के बाहर का व्यक्ति हो, हमारे राष्ट्र का कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा राष्ट्र है जो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो राहुल गांधी ने गलत किया था वो बयान देकर कि भाई यूरोप और अमेरिका जो डेमोक्रेसी के चैंपियन है उनको आना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। जवाब दीजिए इसका सीधा, बोलने दीजिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है तो सवाल क्या है, सवाल बता रहा हूं सवाल क्या है। सवाल है भारतीय जनता पार्टी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रही है। ऐसे बहुत लोग विदेश में गए हैं और क्या क्या बोला है वो आप बोलने लग जाएंगे तो यहाँ पे समय खत्म हो जाएगा। समय यह है कि हिंदुस्तान की जनता इस बात से सवाल पूछती है कि आप बताइए कि आप जो भारतीय जनता पार्टी में जो नेता आते हैं उनके ऊपर में कार्रवाई बंद हो जाती है, जो विपक्ष के नेता हैं उन पे कार्रवाई आप शुरू कर देते हो। सवाल यह है कि इसी हिंदुस्तान में जो अन्नदाता 1 साल तक तूफान में, बारिश में, ठंड में, गर्मी में, तपती धूप में भी बैठा रहा अपने न्याय के लिए, सवाल यह है कि आप उसको न्याय नहीं दे पाए। लास्ट में कितने लोगों की, कितने किसानों की मौतें हो गई, फिर आपको बिल वापस करना पड़ा। सवाल यह है कि आपने बोला था जब हम आएंगे तो यहां पे हमारा देश के अंदर में महंगाई खत्म हो जाएगी, यहां पे सिलेंडर सस्ते हो जाएंगे। तो आज सिलेंडर की वैल्यू क्या है? गैस सिलेंडर की वैल्यू 1200 रुपए पहुंच गई है। उनके घर में आज सिलेंडर जल, यहां गैस सिलेंडर जल नहीं पा रहा है, वापस वो लकड़ियों पे अपना खाना बनाने लगे। सवाल यह है कि आपने युवाओं को रोजगार देने की बात की, जो आप रोजगार दे नहीं रहे हो। सवाल यह है कि डीजल पेट्रोल सस्ता करने की बात की, हो नहीं रहा है। इस सवाल पे जवाब आपको देना है। सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बदल गई, सवाल यह है कि महाराष्ट्र में सरकार कैसे बदल गई, सवाल यह है कि गोवा में सरकारें कैसे बदल रही हैं। ये सवाल हैं, ये जनता के सवाल है जिस पे आप बात नहीं करना चाहते हो। कभी विदेश की बात करते हो, कभी इसकी बात करते हो, कभी उसकी बात करते हो। आप सदन चलाना नहीं चाहते, क्योंकि सदन आप चलाना नहीं चाहते, क्योंकि सदन चलेगा तो सदन में जनता की आवाज उठेगी, जनता के मुद्दों की बात होगी। हर लोकसभा से जो यहां पे सदस्य चुन के आए वो अपनी अपनी समस्या रखेंगे, क्योंकि किसकी समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में सदस्य अपनी बात ना रख पाए, तो उन जनता की बात पटल पे ना आ पाए, सदन चलने नहीं देते हो। सदन चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, विपक्ष की नहीं। ज्यादातर जिम्मेदारी सत्ता दल की होती है जिससे आप भाग रहे हो। थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। के शर्मा जी जवाब। देखिए, इनका रटा हुआ स्पीच आज का जो है इन्होंने पूरा कर लिया, 2 बार बोल चुके हैं। अच्छा, किसान रटा हुआ स्पीच है, लेकिन आज रटा हुआ स्पीच है, महंगाई रटी हुई स्पीच है, गैस के महंगा होना रटा हुई स्पीच है, डीजल पेट्रोल महंगा होना रटा हुई स्पीच है। तो मैं बार-बार बोलूंगा, अगर ये स्पीच को आप शानदार बोलते हो तो मैं रोज बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा, महंगाई पे 1000 बार बोलूंगा। अगर इसको रटी रटा स्पीच बोलोगे, जनता सुन रही होगी तो समझ जाएगी कि महंगाई की बात करो तो रटा रटा स्पीच बोलते हैं, किसान की बात करो तो रटी रटा स्पीच बोलते हैं, युवाओं के हक की बात करो तो रटीटा स्पीच बोलते हैं। कमाल की बात है भाई, महिला समस्या की बात करो रटीटा स्पीच हो गई। ये बात, यही मुद्दे हैं जिस पे आप चर्चा नहीं करना चाह रहे हो, उसको आप चर्चा कर लेते हैं ना। आप ही के सवाल का जवाब ले रहा हूं, वो तो ले लीजिए प्लीज। के शर्मा जी जवाब दीजिए। अनुराग जी ने सब गिना दिया, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और क्या बोलते हैं, युवाओं के रोजगार छीने जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है दीपक जी, अभी आपने इनको आईना दिखाया था कि 9 साल से लगातार ये 4 बार उत्तर प्रदेश में चुनाव हारे हमसे, लोकसभा हो या विधानसभा। अरे भैया, और यही सारे मुद्दे लेकर ये जनता के बीच गए। अब दीपक जी जनता के वादे पूरे जनता के वादा पूरा करना मानते हो तो आप कमाल के भाई बात कर रहे हो कि हम जीत गए इसलिए वादा पूरा करने की जरूरत नहीं है। चुनाव में हमने वादा किया था कि हम कुछ सस्ता करेंगे, महंगाई कम करेंगे, अब हम जीत गए, अब हमको क्या वादा पूरा करना। आप कामयाबी मान लेते हो। किसी को ऑडियो कट नहीं करता। अनुराग जी, ये करने पे मुझे मजबूर मत कीजिए। के जी अपनी बात कह दीजिए, फिर मैं प्रोफेसर साहब के पास जाऊंगा। अच्छा हुआ आपने पानी पी लिया, थोड़ा ठंडा होंगे। मैं यही कह रहा हूं, सारे चुनाव में ये मुद्दे यही उठाते रहे और जनता जो है हमें समर्थन देती रही, क्योंकि जनता जानती है कि समस्याएं जो भी होंगी उसका समाधान यदि कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं और भाजपा की सरकार कर सकती है। इस विश्वास के साथ हमें चुनाव जिता रही है। लेकिन आज का दिन जो रामनवमी का दिन है, मैं केवल सपा को यह कहना चाहता हूं कि यदि राजनीतिक अस्तित्व बचाना चाहते हो तो आज के दिन पूरे देश से माफी मांगो कि आज के बाद हम रामचरितमानस को नहीं जलाएंगे, रामचरितमानस के पन्ने नहीं फाड़ेंगे, रामचरितमानस को आग नहीं लगाएंगे और संतों, ब्राह्मणों और इनके ऊपर हम जो है हमला नहीं करेंगे।
ये जो आज के दिन, आज रामनवमी के शुभ पर्व पर आज सपा को ये फिर माफी मांगनी चाहिए पुनः इस बात के लिए। ठीक है, रामनवमी पे रामचरितमानस का जो अपमान आपकी पार्टी ने किया, डॉक्टर साहब माफी मांग लीजिए उसके लिए। देखिए, जो जहर बोने की कोशिश की थी और जो किया था उसके लिए आज माफी मांग ले तो अच्छा दिन होगा। आप सुन लीजिए, देखो जैसे मैंने महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, किसान की बात की, तो ये लेके आगे धर्म की राजनीति। हमारा आस्था का विषय है धर्म। आपके कर्म याद दिलाया, आस्था का विषय है। आपका कर्म याद पूजा करने वाले लोग हैं, हम सब धर्म को मानने वाले लोग हैं। ठीक है, हम किसी धर्म का कभी अपमान नहीं करते हैं, धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। धर्म मेरे आस्था 2 मिनट के लिए सीधे आपको हरिद्वार ले चलता हूँ। स्वामी रामदेव जी वहां पे संन्यास दीक्षा कार्यक्रम कर रहे हैं, वहां पर बोल रहे हैं, सुनिए। योग्य संतानें हो तो माता पिता को अति हर्ष होता है। आज 250 से ज्यादा पतंजलि के इन श्रेष्ठ समर्थ विद्वान विदुषी सन्यासियों को और ब्रह्मवादिनी साध्वी बेटियों को देख करके हम आह्लादित हैं। इनके तपत्याग के लिए इनको बहुत बहुत अभिनंदन है। सब नारायण रूप है। जिसने भगवा धारण कर लिया वो नारायण का स्वरूप हो जाता है। ऐसी हमारी पावनी संस्कृति। मुझसे श्रद्धेय भाई साहब पूछ रहे थे, अमित शाह जी, कि स्वामी जी सन्यासी बनकर के क्या क्या करने वाले हैं। मैंने कहा कि जो योग, आयुर्वेद, स्वदेशी की 3 बड़ी क्रांतियां पतंजलि के द्वारा निष्पादित हुई, भगवान ने उसके लिए हमें निमित्त बनाया। उन कार्यों का नेतृत्व करने में अब ये बालक समर्थ हो गए और नेतृत्व कर रहे हैं। एक बार उनका भी अभिनंदन है। और अब अभिनव शिक्षा की क्रांति, शिक्षा तंत्र में भी बहुत षड्यंत्र चला देश में। 1835 में जो मैकाले पाप करके गया, आजादी के अमृत महोत्सव पर भारतीय शिक्षा बोर्ड बना करके शिक्षा की गुलामी से मुक्ति दिलाने का एक ऐतिहासिक प्रयास हुआ है। उसके लिए भी हम हमारे आदरणीय अमित शाह जी का भावपूर्ण हृदय से वंदन करते हैं कि अब भारत में अपनी शिक्षा व्यवस्था हो। सनातन बोध के साथ, भारत बोध के साथ, आत्मबोध के साथ, व्यक्ति निर्माण, चरित्रमान, राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ, वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के समन्वय के साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड आज यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया ऐसा बोर्ड जो शिक्षा की दिशा में नए प्रतिमान गढ़ेगा, उसका भी सारा श्रेय मैं श्रद्धेय मोदी जी और हमारे बड़े भाई अमित शाह जी को देता हूं। एक बार इसके लिए हम पुनः आपका अभिनंदन करते हैं। प्रथम हजारों, बाद में लाखों विद्यालयों को उससे एफिलिएट कर करके और इस देश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था प्रतिष्ठापित करेंगे कि पूरी दुनिया फिर से भारत का अनुसरण करेगी। एतद् देश प्रसूता से सकाशादग्र जन्मनः सोम सोम चरित्रम शिक्षरम पृथिव्याम सर्वमानव। जिस तरह से मेडिकल क्षेत्र में, जिसको मैं बहुत अग्ने यशस्विन् यशसे ममर्पयेन्द्रावती मपचिति विहावः अयं मूर्धा परमेष्ठी सुवर्चा समानानामुत्तम श्लोको अस्तु स्वाहा। जो से लेकर के पूरी दुनिया की सरकारें जो न कर सकी, लीवर की, किडनी की, लंग की, हार्ट की, अर्थराइटिस की, इनफर्टिलिटी से लेकर के कैंसर तक की औषधियां प्रामाणिकता से पतंजलि ने बनाई है, साइंटिफिक एविडेंस के साथ। एक तरफ रियल वाला एविडेंस और दूसरी तरफ साइंटिफिक एविडेंस। पूज्य आचार्य श्रद्धेय वाष्णव जी महाराज ने उसमें बहुत पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की है। और ऐसे संकल्पों के साथ मैंने कहा शिक्षा और तंत्र और स्वास्थ्य तंत्र में बड़ी भूमिका के लिए हमारे सन्यासी प्रतिबद्ध है। और आज तो एक विशेष उत्सव है। सारे सन्यासी एक संकल्प को लेकर के कि हम ऋषियों के वंशज हैं, हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं। और जो सपने थे स्वामी विवेकानंद के, महर्षि दयानंद के, जो सपना था वीर सावरकर का, हिंदवी साम्राज्य का, जो सपना देखा था चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, महाराणा प्रताप ने, अपने उन समस्त वीर वीरांगना और ऋषि ऋषिकाओं के सपनों का भारत बनाने के लिए अपने संन्यास धर्म के साथ राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मान करके आज इन सन्यासियों ने अपने जीवन की आहुति देश के लिए दी है। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आपको आशीष देने के लिए बहुत से महापुरुष आए यहाँ और आज भी इसकी पूर्णाहुति पर
हमारे श्रद्धेय बड़े भाई अमित शाह जी आए हैं और उनके आगमन से पूरा पतंजलि योगपीठ परिवार बहुत ही प्रफुल्लित है और संन्यास धर्म पर, हमारे सनातन धर्म पर जो लांछन लगाते थे, उनको भी एक बहुत बड़ा उत्तर पतंजलि से मिला है कि पतंजलि के सन्यासी न प्रमादी हैं, न पलायनवादी हैं, न जातिवादी हैं, राष्ट्रवादी, मानवतावादी और अध्यात्मवादी सन्यासियों की एक श्रेष्ठ श्रृंखला यहां पर तैयार हुई है। और एक एक सन्यासी का सामर्थ्य क्या होता है, ये अतीत में स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद के जीवन से हमने देखा है और वर्तमान में पतंजलि को निमित्त बना करके भगवान जो हमसे निष्पादित करा रहे, उस कार्य को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने के लिए सारे सन्यासी आज एक बहुत बड़ी दीक्षा में दीक्षित हुए हैं। पूर्ण निर्दोष इनका जीवन और अलग अलग विषयों में श्रेष्ठ विद्या पाकर के अपने संपूर्ण जीवन की आहुतियां देने के लिए सभी सन्यासी हम प्रतिबद्ध हैं। मैं सभी सन्यासियों की ओर से, पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से हमारे परम आत्मीय अमित भाई जी का प्रणाम पूर्वक अभिनंदन करता हुआ उनको आमंत्रित करता हूं कि वो नवदीक्षित सन्यासियों को भी अपना पाथेय प्रदान करें और हम पतंजलि योगपीठ परिवार के प्रति उनका एक अप्रतिम अनुराग है। एक बार सबके ओर से आपको बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और आप सबको अपने आशीषों से अभिषिक्त करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, बोले भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की। श्रद्धेय अमित भाई। आपकी जोरदार करताल ध्वनि के बीच मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित जिन्होंने भारत की वैदिक परंपरा को पुनर्जीवित करने का, यशस्वी करने का प्रण लिया है, ऐसे पूजनीय बाबा रामदेव जी, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी धामी जी, जिन्होंने न केवल आयुर्वेद की स्वीकृति को विश्व भर में प्रस्थापित करने के लिए पुरुषार्थ किया है, परंतु आयुर्वेद के परंपरागत ज्ञान को आधुनिक तंत्र परीक्षा की कसौटी पर भी खरा उतारकर विश्व भर में जो औषधियों की संपदा है, इसको सूचीबद्ध करने का एक भगीरथ काम किया है। ऐसे आचार्य बालकिशन जी, उत्तराखंड के शिक्षा और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, यहां के लोकप्रिय सांसद रमेश पोखरियाल जी, श्रीमान सिंह साहब, आज यहां पर उपस्थित समग्र पतंजलि परिवार और विशेष रूप से 250 की संख्या में उपस्थित बाबा की एक फौज के समान सभी सन्यासी को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बाबा ने अपने वक्तव्य में कहा कि सन्यासियों के लिए मैं आशीर्वचन करूं। बाबा, मैं 10 दिन पहले आया होता तो आयु के हिसाब से जरूर आशीर्वाद देता। आज मैं इनसे आशीर्वाद की कामना करता हूं कि यह देश आजादी की जब शताब्दी मनाई जाए, समग्र विश्व के अंदर हर क्षेत्र में हमारा देश सर्वप्रथम हो। हमारे यहाँ जो संन्यास्त लेता है, जो भगवा धारण करता है,
उसकी आयु, उसकी विद्वता, उसके उद्देश्य कुछ नहीं देखते, उसको प्रणाम करते हैं। मैं आप सभी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं आज चौथी बार कैंपस में आया हूं। हर बार मैं यहां से एक नई ऊर्जा, नई चेतना और नई आशा लेकर वापिस गया हूं। तो आप सुन रहे थे स्वामी रामदेव और गृह मंत्री अमित शाह जी को। वहां पर सन्यासी दीक्षा समारोह चल रहा था, जिसमें 100 लोग जो हैं और साथ ही साथ पतंजलि विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन भी था। ये सन्यासी जो हैं अब चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वदेशी के क्षेत्र में और अन्य शैक्षणिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में अब काम करेंगे पतंजलि के मार्गदर्शन में। फिर से एक बार बहस की तरफ आते हैं। बहस में कौन कौन है हमारे साथ? के शर्मा जी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं, साथ ही साथ डॉक्टर अनुराग भिदोरिया और प्रोफेसर नवल किशोर भी हैं। अनुराग जी, अब जवाब दे दीजिए मुझे कि रामचरितमानस के अपमान के लिए माफी मांगेंगे आप लोग? देखिए, उन्होंने सीधा सवाल पूछा था। हाँ, तो मैं सीधा ही जवाब दे रहा हूं। हम समाजवादी लोग सभी जाति, सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा वाली पार्टी है। ये धर्म की राजनीति करती है। हम राजनीति में धर्म लाते हैं। हम धर्म मेरे लिए आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। हमने इनसे पूछा महंगाई पे बोलिए, हमने इनसे पूछा बेरोजगारी पे बोलिए, हमने इनसे पूछा किसानों पे बोलिए, हमने इनसे पूछा महिला समस्या पे बोलिए, तो भाग गए, भाग के इधर उधर की बातें करने लगे। अरे हमने कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। ये समाजवादी पार्टी लोग सभी धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी है। शर्मा जी, जवाब आपका। और ये मुद्दों से भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं आप। सीधा सवाल, अब मेरा सीधा सवाल है, क्या गैस सिलेंडर सस्ता होगा? क्या डीजल पेट्रोल सस्ता होगा? क्या रोजगार मिलेगा? क्या किसानों की इनकम दोगुनी होगी? इस पर जवाब दीजिए आप। शर्मा जी, जवाब क्या है? जवाब है, देखिए, मैंने पहले ही दौर पे मैंने जवाब इनको दिया था, क्या पहले ही दिया कि सबका जो है विश्वास जनता को यदि है कि इसका कोई समाधान कोई करेगा तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार करेगा, और वो जो हम कर भी रहे हैं लगातार। लेकिन मैं केवल ये कह रहा हूं कि आज इनको माफी मांग, एग्जाम्पल दे दो कहां पे किसान बंद कराइए प्लीज। ये पता नहीं कहां से, यानी किस तरह की बातें करते हैं। मैं केवल इतना कह रहा हूं दीपक जी, जनता की बात है, किस तरह की बात है? ये कहा कि आपके नेता ने पाप कर दिया, आपके नेता ने, देखिए दीपक जी, नहीं महंगाई की बात कर दी तो पाप कर दिया क्या? बोल चुके आप। ये बात किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं किस तरह की बात सुन, यही मुद्दा है। घर वाले भी रोते होंगे तुम्हारे यार। अरे घर वाले क्यों रोते होंगे? महंगाई पे बात कर रहा हूं तो गुनाह कर रहा हूं क्या? किसानों की बात कर रहा हूं, गुनाह कर रहा हूं क्या? युवाओं की बात कर रहा हूं, गुनाह कर रहा हूं क्या? क्या गुनाह हो गया? मैंने किसानों की बात कर दी तो कह रहे किस तरह की बात कर रहे हैं? प्लीज, मैं थोड़ा सा विमर्श मत करिए कि मैं ऑडियो काटूं, प्लीज। शर्मा जी। दीपक जी, मैंने तो एक ही लाइन कहा था जो इनकी पार्टी के लोगों ने सरेआम लखनऊ में किया और पूरे उत्तर प्रदेश में किया। रामचरितमानस को फाड़ा, रामचरितमानस को आग लगाया। मैं उसके लिए कहा आज अवसर है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, इसके अलावा अब ठीक है, आप अपना जवाब दे दीजिए। मैं दीपक जी आपको ढेर सारी बधाई दूंगा कि इस बहस के दौरान आपने इतना सुंदर जो दृश्य आज दिखाया कि आज जो वैदिक संस्कृति, जो भारत की सनातन संस्कृति, जो आध्यात्मिक संस्कृति, जिसमें अभी जो आप कार्यक्रम दिखा रहे थे हरिद्वार से, मैं आपको ढेर सारी बधाई दूंगा कि इस बहस को सुनने वाले लोगों ने इतना सुंदर दृश्य को अभी देखा, जहां पर नए योगी पैदा हो रहे हैं और देश की संस्कृति के वाहक जो है, जो पूरे विश्व में भारत का प्रचार करेंगे। लेकिन मुझे यह भी आश्चर्य है आज के दिन कि हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि आज एक तरफ तो इस तरह से भारत की सनातन संस्कृति, गौरव संस्कृति और विश्व में भारत का नाम करने की इतनी बड़ा कार्यक्रम चल रहा है इस देश में, और दूसरी तरफ भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने के लिए कांग्रेस पार्टी और ये विपक्षी पार्टी विदेशी जो है ताकतों को आमंत्रित कर रही है। यानी दुर्भाग्य देखिए, मस्तिष्क देखिए, विचार देखिए क्या स्थिति है। भारत की एक तरफ गौरवमय संस्कृति को विश्व स्तर पर ले जाने के लिए इस तरह के काम, और दूसरी तरफ ये बैठे हुए लोग जिनके जबान से ये निकल रहा है कि राहुल गांधी ने गलत किया। एक केवल राजनीति के लिए, सत्ता के लिए, देश के अंदर देश के उसको लोकतंत्र को समाप्त कर दोगे आप लोग। ठीक है प्रोफेसर साहब, क्या राहुल गांधी ने ठीक किया? यूरोपीय देश हस्तक्षेप करें और उसके बाद जर्मनी का स्टेटमेंट भी आ गया। प्रोफेसर नवल किशोर जी।
देखिए दीपक जी, आपका मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था। मुझे लग रहा था कि आप मुद्दों की बात तो होने नहीं देंगे। शर्मा जी को ये सूट करता है कि हिंदू मुसलमान सनातन धर्म ये वो कह के और पूरे देश को बड़बड़ाते रहे। जब भी अनुराग भाई मुद्दे की बात करते हैं तो आप भी कहते हैं, जब वो पानी पिलाने लगते हैं मुद्दों के आधार पे तो आप कहते हैं अनुराग भाई पानी पी लीजिए। क्या हास्यास्पद है दीपक भाई। मुझे भी कभी कभी लगता है भाई ने इसी भाषण को आज इस शो के दौरान 5 बार रिपीट किया है। प्रोफेसर नवल किशोर जी 5 बार रिपीट किया। दीपक एक बार सुन तो ले। मैं आपका शिकायत नहीं कर रहा हूं, आपका तारीफ ही कर रहा हूं कि आप भी क्या जबरदस्त आप इंटरवीन करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। विदेशी को तो न हिम्मत है न समय है कि भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करेगा। लेकिन यहाँ के मीडिया, कुछ लोग मीडिया एकदम लगी हुई है कि वो राहुल गांधी ने उनको जाकर निमंत्रण देकर और घर में लाकर कह रहे हैं कि आप हमारी लड़ाई लड़िए। हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए सबल हैं। आपको अगर डाउट होगा तो हो सकता है, लेकिन हमने इनको हर जगह हराया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ता है, भारत सरकार चुनाव लड़ता है। आप देख लीजिए एक एक चुनाव, चाहे एमसीडी का चुनाव हो। शांत रहिए शर्मा जी। अरे शर्मा जी, अरे 0 सीट है, 0 सीट है लोकसभा में। बिहार में लोकसभा में 1 सीट नहीं जीता आपने। अरे बिहार 2019 में 1 सीट नहीं जीत पाया। क्या बात कर रहे हो? हरा दिया। देखिए कितना इनको शर्म आता है। 0 सीट। अरे भाई लोकसभा में 0 सीट है कि नहीं? दीपक जी मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए, 0 सीट है कि नहीं? बिहार की जनता ने लोकसभा में बिहार से बाहर भारतीय जनता भारतीय जनता पार्टी को भी 0 आएगी। भारतीय जनता पार्टी को अपने कर्मों के आधार छोड़ दो यार, आज है नहीं आपके पास। आएगी, आ गई वर्तमान बिहार में सरकार में थे ना बिहार में। अरे कोई तोता छाप भविष्यवक्ता हो क्या? शर्मा जी, अरे भविष्यवाणी करते हो क्या? मैं करके दिखाया, हमारी पार्टी ने करके दिखाया। क्या दिखाया? बताओ ना क्या दिखाया? क्या दिखाया? ये बताओ ना। बाहर कर दिया है। कहां बाहर कर दिया? फौज को कहां बाहर कर दिया? फौज को कहां बाहर कर दिया? फौज को राजनीति को उजागर किया है। आपने वो पलटू चाचा के साथ पलटू चाचा के साथ आपने गठबंधन कर लिया। ये बताओ आपने क्या क्या कहा है? अरे की बात क्या बदतमीजी कर रहे हैं आदमी? अरे बदतमीज के झुंड में बदतमीज तुम हो गए। तुम बदतमीज हो। मुझे मत सिखाओ बदतमीज। मेरी दोनों से रिक्वेस्ट है कि भाई आप भी पानी पी लीजिए, आप भी पानी पी लीजिए। नवल भाई आप भी पी लीजिए। देखिए मैंने सबको पानी पिला दिया, सब ठंडे रहे, अच्छी अच्छी बातें करें। आप रोकते नहीं हो ना, आप बोलने नहीं देते हो तो बोलना ही पड़ेगा ना इनको कि बेशर्म है। मैं बोल रहा हूँ कि 0 सीट की बात करते हैं। 0 सीट वाला जाके यहाँ पर इतना उछल रहा है। 0 सीट वाले इतना उछल रहा है। सीट नहीं थी आपके पास तो वो भी 0 सीट है तुम्हारी। जनता पार्टी से, अरे जनता पार्टी को 1977 में धोखा देकर, सुनो इतिहास नहीं जानते हो ना राजनीति जानते हो। भारतीय जनता पार्टी ने जनता पार्टी तुम कुछ भी नहीं जानते, धोखा देकर। अरे तुम्हें तो राजनीति का जीरो नहीं पता है, झूठ बोलने के लिए आते हो, कुछ भी नहीं पता। 89 में वीपी सिंह सरकार को धोखा देकर तुमने धर्म की राजनीति की। क्या बात करते हो? कुछ आता भी है या केवल पाठशाला से रद्द करा जाते हो? 0 सीट, 0 सीट, अरे 0 सीट बताओ। 0 सीट का उत्तर दो। उसके बावजूद भी 0 सीट का उत्तर दो। राजनीति का 0 तुम्हारा हीरो है। तुम्हारा हीरो है। 0 सीट है कि पहले स्वीकारो, पहले स्वीकारो 0 सीट नहीं है। पहले तो स्वीकारो 0 सीट है। बिहार में 0 है। बिहार में कोई नेता बिहार में 0 सीट है कि नहीं? मोदी जी को बिहार में 0 सीट है कि नहीं आपकी? 2000 ये शर्म आ रही है बताने में। 2020 में बेशर्म आदमी, सुनो तो पहले अपनी बेशर्मी पे, स्वीकार लो। 17 साल शासन किया हमने। अपनी बेशर्मी पे इतना गर्व क्यों करते हो? तुम हो गए बेशर्म हो गए, मुझे मत समझाओ। तुम्हारी भाषा समझ नहीं पा रहा हूँ। दोनों इतने पढ़े लिखे प्रवक्ता, किस बात की कंपटीशन हो रही है? कंपटीशन ये हो रही है कि इस आदमी को कभी शर्म नहीं आएगा क्योंकि बात सुनता नहीं है। एक प्रोफेसर के मुंह से इस तरह की टिप्पणी अच्छी नहीं। दीपक जी आप तो कुछ कहेंगे नहीं ना, आपको तो डर लगती है। शर्मा जी मेरे को देखो, प्रोफेसर साहब इनको 30 साल हो गए, डर वर वाली बात मुझे मत बोला करो। प्रोफेसर अरे दीपक जी मैं जानता हूँ, आपके इतिहास को भी जानता हूँ। ये का प्रोफेसर हमको जानते हैं उतना मैं जिसको बात करने की तमीज नहीं हो प्रोफेसर होगा। मैं अरे जिसको बात करने की तमीज नहीं हो प्रोफेसर होगा। तमीज आदमी से कैसे बात किया जाए? हाँ यही कह रहा हूँ, ये प्रोफेसर है, ये प्रोफेसर है। एक बदतमीज से कैसे बात अरे किया जाए? बताओ। मैं यही कह रहा हूँ प्रोफेसर ही नहीं हो गए। एक बदतमीज से कैसे बात किया जाए? इस शब्द का प्रयोग कर रहे हो, इसका मतलब प्रोफेसर नहीं हो, चपरासी हो गए कहीं के।
चलिए कहीं के चपरासी हो गए, अच्छा मैं यहीं पे रुकता हूँ, प्लीज चपरासी हो गए कहीं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, रामनवमी है और जब नवरात्रि शुरू होते हैं तो हमारे यहाँ माना जाता है कि आदि शक्ति से दुनिया यानी यूनिवर्स का जन्म हुआ। और शून्य, प्रोफेसर साहब बुरा मत मानिए, एक गाना है ना, सुना होगा आपने, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को गिनती सिखलाई। सुन तो लीजिए प्रोफेसर साहब, हमने उसके बाद भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी को मात दिया है। अच्छा अच्छा, आप सुन लेंगे, मेरी एक लाइन सुन लेंगे, मेरी एक लाइन मुझे भी बोल लेने दीजिए सर, मेरा शो है। तो मैं आपको एक अच्छा सा गाना सिखाता हूँ, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को गिनती सिखलाई, देता ना दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था, धरती से चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। तो ये है भारत की महानता। मेरे ख्याल से इसको आज सेलिब्रेट करना चाहिए और दिन भी बहुत अच्छा है रामनवमी का।